हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बराबर परीक्षा में पूछा जाता है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं कि किस एक्ट के तहत कौन सा प्रावधान किया गया था और सबसे ज़्यादा किस चीज़ कौन सा प्रावधान को पूछा जाता है। इसके बारे में एक वीडियो के माध्यम से हम लोग बेहतर समझ विकसित करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा एक्ट था, इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, कौन कौन से महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य समाहित है, इसको हम लोग बेहतर ढंग से देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक नंबर, ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यानी रेगुलेटिंग एक्ट, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जो इंटर लेवल मैट्रिक लेवल का है उसमें प्राय छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। और ये कैसा एक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया पहला एक्ट था। यानी भारत में अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया पहला एक्ट था। कौन? रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद देखिए, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इसमें प्रमुख विशेषताएं देखिए क्या क्या थी। बंगाल में 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और सर एलिजा इम्पे को सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो देखिए कंपटीशन में कैसे सवाल पूछता है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए कि 1773 के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कहाँ की गई थी? बंगाल में की गई थी, कोलकाता में की गई थी। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? सर एलिजा इम्पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी उसके मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो सर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया था। ठीक है, दूसरा प्रावधान, दूसरी विशेषता है देखिए, कंपनी के डायरेक्टरों को सभी प्रकार के कार्यों से सरकार को परिचित कराने का आदेश दिया गया था। यानी कि कंपनी का जो डायरेक्टर होता था उसको सभी प्रकार के कार्यों से सरकार को परिचित कराने का आदेश इसमें दिया गया था। उसके बाद बंगाल का गवर्नर पूरी अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर बन गया था। यानी भारत में जिन जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार था तो बंगाल का गवर्नर उसका हेड बना दिया। बंगाल के गवर्नर को उस पूरे क्षेत्र का, पूरे अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया गया था। ठीक है, और संचालक मंडल जो होता था उसका कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1773 ईस्वी के अधिनियम के तहत। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वास्तव में ऐसा माना जाता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी कमी को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। और यह अधिनियम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट द यंगर के समय बना था। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पिट द यंगर। ठीक है, और इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है? मुख्य विशेषताएं देख लीजिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यानी 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। कंपनी का क्षेत्र ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहलाने लगा। ठीक है, कल आने लगा नहीं, ये कहलाने लगा। ठीक है, यानी कि कंपनी का क्षेत्र ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहलाने लगा या कहे जाने लगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर
पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन आ गया। यानी मुंबई तथा मद्रास के जो गवर्नर थे वो पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम लोग चार्टर अधिनियम 1786। इसके तहत क्या व्यवस्थाएं थी, तो गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी प्राप्त हो गई थी। गवर्नर जनरल को, यानी कि गवर्नर जनरल जो था वो उसको मुख्य सेनापति की शक्तियां प्राप्त हो गई। विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार भी मिल गया था चार्टर अधिनियम 1786 के तहत। ठीक है, उसके बाद देखिएगा चार्टर अधिनियम 1793, यानी कि चार्टर अधिनियम 1793 देखिएगा इसके तहत कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी। तो इसके तहत मुख्य रूप से 4 व्यवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहली व्यवस्था थी 20 वर्षों के लिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिए गए। 20 वर्षों के लिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बढ़ा दिए गए। दूसरा महत्वपूर्ण बात था ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की सुविधा मिल गई। ये क्वेश्चन बराबर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, कि ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की सुविधा किस एक्ट द्वारा दी गई थी, तो किस एक्ट द्वारा दी गई थी, ये जो एक्ट है ये आपका ये ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की जो सुविधा मिल गई थी ये चार्टर अधिनियम 1793 के तहत दी गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए नियंत्रण अधिकरणों के सदस्यों को भारतीय कोष से वेतन देना निर्धारित कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोष से, भारतीय कोष से, ठीक है, भारतीय कोष से वेतन देना निर्धारित कर दिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों का विस्तार कर दिया गया था। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों का विस्तार कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि ये है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये 1813 ईस्वी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 इसमें है कंपनी का भारतीय व्यापार का अधिकार, यानी कंपनी का भारतीय व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कि कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरा है ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की सुविधा मिल गई। ठीक है, इसमें ये नहीं लिखा गया है। और तीसरा जैसे देखिएगा इसमें तीसरा है नियंत्रण बोर्ड की शक्ति का विस्तार कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं चार्टर अधिनियम 1833, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बना दिया गया, तो इसका सही आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया किस अधिनियम के तहत, तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। ठीक है, 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1833 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। भारतीयों से भेदभाव नहीं करने का आश्वासन दिया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये प्रावधान चार्टर अधिनियम 1833 के तहत की गई। ठीक है, 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दास प्रथा का अंत कब और किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी। और चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। ठीक है, छठा नंबर देखते हैं चार्टर अधिनियम 1853। इसमें भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए खोल दी गई, यानी कि भारतीय सिविल सेवा जो है ये सभी के लिए खोल दी गई। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1853 के तहत व्यवस्था बिकाऊ को पहली बार अपने अनुसार नियम बनाने का अधिकार दिया गया। यानी कि जैसे देखिएगा इसका दूसरा जो है व्यवस्थापिकाओं को, ये व्यवस्थापिकाऊ नहीं व्यवस्थापिका। ठीक है, ये क्या होगा व्यवस्थापिका को। ठीक है, व्यवस्थापिका
व्यवस्थापिका को पहली बार अपने अनुसार नियम बनाने का अधिकार दिया गया और विधान पार्षद भी बनाए गए 1853 के एक्ट के अनुसार, ठीक है, चार्टर अधिनियम के अनुसार। उसके बाद देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के महत्वपूर्ण बातों को देख लीजिए। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी ने ले लिया। आपको पूछा जा सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी ने लिया किस अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया और 15 सदस्य भारत परिषद का गठन किया गया और गवर्नर जनरल भारत में क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगे तथा उसे वायसराय की उपाधि दी गई। यानी कि जैसे देखिए इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि बंगाल के जो भारत का संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था, ये गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। यानी कि गवर्नर जनरल को वायसराय कब से कहा जाने लगा, किस अधिनियम के तहत कहा जाने लगा? तो इसका सही आंसर होगा 1858 और भारत सचिव की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें देखते हैं केंद्र प्रेसिडेंसियों एवं प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की गई। दूसरा, परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई। तीसरा, विधायिका में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई, ठीक है। 9 नंबर का देखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसके तहत कुछ प्रावधान है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों के आकार एवं कार्य क्षेत्र में वृद्धि की गई। दूसरा, परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तीसरा, सदस्यों को बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। ये किसके तहत दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? तो इसे मोर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के बनने के समय लॉर्ड मोर्ले भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। आपको पूछा जा सकता है भारतीय परिषद अधिनियम के समय जो है सचिव कौन थे? तो लॉर्ड मार्ले थे। और मिंटो कौन थे? मिंटो जो थे ये लॉर्ड मिंटो जो के वायसराय थे, ठीक है। और इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई, ठीक है। उसके बाद जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया। पहले भारतीय सत्येंद्र सिन्हा थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये 1909 के तहत किया गया था, ठीक है। यानी केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। उसके बाद 11 नंबर का देखिएगा भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 को कहा जाता है। इस अधिनियम के बनने के समय मॉन्टेग्यू भारतीय सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे, ठीक है। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली कब से शुरू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई। और इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनेल कर्टिस थे। ये बीपीएससी 64वीं में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है कि द्वैत शासन प्रणाली के जनक की कौन है? लियोनेल कर्टिस थे, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका को 2 भागों में विधानसभा एवं विधान परिषद में विभाजित कर दिया गया। उसके बाद प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। आंग्ल भारतीय, सिख, यूरोपियों और ईसाइयों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली बार भारत में केंद्रीय विधान परिषद की जगह द्विसदनात्मक यानी द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1935, ठीक है। ये 1861, ठीक है, 1861 से भारत में संवैधानिक विकास, ये गलत लिखा गया है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे 1861 से, है ना, 1861 से जो संवैधानिक विकास हुआ था, 1861 से भारत में संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी, यह अधिनियम उसका अंतिम चरण था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इस
इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में संघ व्यवस्था का उल्लेख किया गया। और इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं देखिएगा, इसमें क्या है, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आई। देखिए, दो बातें प्रायः लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये क्या है कि द्वैध शासन प्रणाली 1919 के तहत और प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है। और प्रांतीय स्वायत्तता 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आई थी। प्रशासन के विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया, एक था सुरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। शासन के सभी विषयों को 3 भागों केंद्रीय, प्रांतीय एवं समवर्ती में बांट दिया गया। एक संघीय न्यायालय एवं एक केंद्रीय बैंक की स्थापना भी 1935 का भारत परिषद अधिनियम के तहत की गई थी। तो यानी कि भारत में संवैधानिक विकास के तहत ये 12-13 ऐसे अधिनियम हैं जिसकी महत्वपूर्ण बातों को हमेशा से परीक्षा में पूछते आया है। तो निश्चित रूप से आप इन व्यवस्थाओं को 1 से 2 बार आप यदि वीडियो देख लीजिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप अपने बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी अवश्य ध्यान देना होगा। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं दीजिएगा, इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो निश्चित रूप से एक बेहतर स्कोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। खास करके बीपीएससी का जो ट्रेंड, जो कि कभी भी 97 से ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन ये ऐतिहासिक बदलाव इस बार देखा गया जो कि इतना कट ऑफ आ गया। इसके लिए हम लोगों को भी बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है, बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग छोटे से छोटे चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो 1-2 नंबर से हमारा जो है रिजल्ट छूट जाता है। ये बहुत ही तकलीफदेह होता है। इसलिए आप निश्चित रूप से ऐसे छोटे छोटे विषयों को पकड़िए जो आपके रिजल्ट को श्योर एंड सर्टन कर दे, ठीक है। चाहे कट ऑफ कुछ भी हो, आप कट ऑफ को पार कीजिएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा लीक से हटकर काम करने की ज़रूरत है। और इसमें ये छोटे छोटे चीज़ों को लेकर जो वीडियो आपको मिल रहा है, आप इस पर बेहतर ढंग से अमल कीजिए। निश्चित रूप से परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर होता चला जाएगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा।